तो मैं संदीप कुमार गर्ग और आपका स्वागत करता हूं इस लाइव क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं स्टूडेंट्स का और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास सॉरी 8 से 9 बजे तक होगी और ये ट्रायल क्लास है, लाइव क्लास। और अगर सक्सेसफुल रहती है तो इसके बाद फिर हम और क्लासेस भी इस पर करेंगे। क्या हुआ? अरे देख लो इन्हें लाइव क्लास में। तो अभी और 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल। और दो दो थ्योरीज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो सेवनी सेवनीज थ्योरी ऑफ वोल्क्जिस्ट, ठीक है, और सेकंड है सर हेनरी मेन। ठीक है, तो दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। वेट कर ले, अभी थोड़ा स्टूडेंट्स का वेट कर रहा हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। और सबसे पहले वोल्क्जिस्ट, इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसकी कई लोग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखेंगे सेवनी को। और द चीफ सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल आर सेवनी, कार्टर, पुस्ता, मेन एंड जीसी ली। Under historical school of jurisprudence, we study the origin, development, and systemized change in law and legal concepts. In this school, the study of mutual relation of state and law is made in historical perspective. According to this view of historical school, law is found, not made. तो मेन जो सबसे सबसे बड़ी जो बात है इस स्कूल की वो है कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड। आप चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को।
तो इस हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर जो खास बात है वो क्या है कि इन लोगों का मानना है, हिस्टोरिकल स्कूल का मानना है कि लॉ जो है वो सोसाइटी में, वो समाज में होता है, बनाया नहीं जाता। लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड यूजेस। लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड यूजेस, मतलब कि जो हमारी प्रथाएं होती हैं, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। लॉ इज कस्टम बेस्ड, लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड यूजेस, ठीक है। तो जो प्रथाएं हैं उनके अंदर लॉ पाया जाता है, लॉ पहले से नहीं होता। और इसको मैं कर देता हूं हाईलाइट, ठीक है। लॉ इज फाउंड। तो वन ऑफ द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल इज सेवनी। तो सेवनी को सबसे पहले जानेंगे, हालांकि और भी काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, लेकिन फिलहाल अभी हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से आता है, तो उसमें सेवनी और जो मेन है वो 20 मार्क्स में उनके आने के चांसेस, उनमें से एक के 20 मार्क्स में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो ये वोल्जिस्ट है, इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। ये कई बार 10 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी आ जाता है, और 20 मार्क्स में आने के चांसेस भी इसके होते हैं, ठीक है। तो जो सेवनी थे, उनका जन्म हुआ था 1779 में, मतलब कि 1779 में, और उनकी डेथ हुई थी 1861 में। अ फेमस जर्मन जूरिस्ट फ्रेडरिक कॉल वॉन सेवनी, पूरा नाम इनका ये था, फ्रेडरिक कॉल वॉन सेवनी, और पॉपुलर इनको जो है हम सेवनी के नाम से ही जाने जाते हैं, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो अगर आपको 4 मार्क्स में ये प्रश्न आता है कि हु इज द फाउंडर या फादर ऑफ द हिस्टोरिकल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो आप उसमें सेवनी का नाम लिखेंगे और 4 मार्क्स आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। द मेन प्रोपोजिशन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ लॉ आर एज अंडर। उनकी जो थ्योरी की मेन बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि सोर्स ऑफ लॉ इज वोल्जिस्ट, ठीक है। जो वोल्जिस्ट है, जिसको हिंदी में हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हिंदी में हम इसको बोलते हैं लोक चेतना, ठीक है। हिंदी में इसको हम लिखेंगे लोक चेतना। तो सेवनी का कहना है कि जो लोक चेतना है वही लॉ का सोर्स है। आगे उनका कहना है कि लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज एंड हैज अ नेशनल कैरेक्टर। उनका कहना है जिस तरह से कि एक जो भाषा है वो डेवलप करती है, ठीक है, और एक उसका नेशनल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो उनका कहना है कि जो लॉ का जो डेवलपमेंट है वो शारीरिक विकास की तरह होता है। जैसे कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से लॉ भी डेवलप करती है, और वो अपने आप होता रहता है, वो अपने आप होता रहता है। और एक खास बात और जो है वो ये है कि जो सेवनी है, उन्होंने जो कस्टम है, ठीक है, जो कस्टम है उसको सुपीरियर माना है देन लेजिस्लेशन। कस्टम को लेजिस्लेशन से सुपीरियर माना है। अब उसके लिए पहले हमको कस्टम और लेजिस्लेशन के बारे में कंपैरिजन करने के लिए पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि कस्टम और लेजिस्लेशन में क्या अंतर होता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि
कस्टम और लेजिस्लेशन में क्या अंतर होता है, न्यू स्लाइड लेंगे एक। ठीक है, अब देखिए एक शब्द यहां पर आया लेजिस्लेशन, ठीक है, सॉरी लेजिस्लेशन को हिंदी में बोलते हैं विधायन। तो लेजिस्लेशन का क्या काम होता है? लेजिस्लेशन का आज के समय में काम है लॉ बनाना। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है इसमें, ठीक है। तो लेजिस्लेशन मतलब कि विधायन, मतलब आज के समय जो लॉ, जब आप इसका जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सोर्सेज ऑफ लॉ। और सोर्सेज ऑफ लॉ में आज के टाइम का जो सबसे बड़ा सोर्स है लॉ का, वो है लेजिस्लेशन। कैसे? आज जितने भी लॉ बनते हैं, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल आप ले लीजिए, कि जितने भी लॉ बनते हैं सारे जो है, या तो वो संसद उनको बनाती है, या जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसको बनाती है मोस्टली। इसके अलावा कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कस्टम से बने हैं, जो पहले सिर्फ जो है वो कस्टम थे, और बाद में वो कुछ वजहों से लॉ बन जाते हैं। जैसे जो पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे हिंदू लॉ है और उसमें अडॉप्शन वगैरह वो सारी जो चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारे कस्टम से बने हैं। और आज भी कस्टम को, लॉ के जो सोर्सेज हैं उसमें कस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अच्छा, ये इंक, एक मिनट, तो कस्टम जो होती है, कस्टम क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें कस्टम को समझना होगा। कस्टम क्या है? कस्टम के भी कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रथा। और पर्सनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के मामले में पर्सनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के मामले में कई बार कस्टम को लेजिस्लेशन से ऊपर रखा जाता है। आज भी इंटरनेशनल लॉ में, एक तो इंटरनेशनल लॉ में, पर्सनल लॉ में, और कई बार जो मर्केंटाइल लॉ है, व्यापारिक जो विधियां हैं, मतलब बिजनेस के मामलों में कुछ पुराने कस्टम बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, तो वहां पर कई मामलों में जो लेजिस्लेशन है, मतलब कि जो रिटन कानून है, उससे ऊपर कस्टम को रखा जाता है, ठीक है। कस्टम क्या है? अगर हम बात करें कि कस्टम क्या है, तो कस्टम के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी काम को, जब पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी, मतलब ऐसा नहीं कि केवल मैं, कुछ एक कम्युनिटी, एक कुछ 200, 500, 1000, 2000 लोग, या पर्टिकुलर किसी एरिया में रहने वाले लोग, या पर्टिकुलर किसी जाति समुदाय के लोग, जब किसी एक्ट को लगातार बहुत समय से कर रहे हैं। अब बहुत समय का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। इंग्लिश लॉ में बहुत समय का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कस्टम साबित करनी है तो आपको ये साबित करना होगा कि वो कस्टम 1189, थोड़ा सा राइटिंग पर, ये थोड़ा माउस से लिखना होता है तो राइटिंग अच्छी नहीं आती, आदत भी नहीं है मुझे। तो 1189 ईस्वी से पहले अगर आप साबित कर सकते हैं कि वो कस्टम एग्जिस्ट करता था, तब तो उस कस्टम को वहां पर इंग्लिश लॉ में वैलिडिटी मिलती है, और अदरवाइज उसको वहां पर वैलिडिटी इंग्लिश लॉ में नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी सजेशन दीजिएगा कि अभी हम जूम क्लास कर रहे थे इस क्लास से पहले, तो बाद में मुझे बताइएगा कि
बेटर क्या है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वैसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन ये वाला फ़ायदा पीपीटी वाला यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि उसको हम वहाँ भी कर सकते हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, देखेंगे क्या बेस्ट है, ठीक है। तो ये केवल आज एक प्रयोग है, ठीक है। हम देख रहे हैं क्लास, आपका फीडबैक फिर जिस तरह का होगा उसके आधार पर आगे डिसाइड करेंगे कि क्लास हमें जूम पर करनी है या फिर यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो 1189 एक फिक्स वहाँ पर ईयर है जहाँ पर आपको ये साबित करना होता है कि अगर आप क्लेम करते हैं कि ये कस्टम है, तो आपको साबित करना होगा कि ये कस्टम जिसको आप क्लेम कर रहे हैं वो 1189 से पहले की है, ठीक है। तब तो वहाँ उसको कस्टम माना जाएगा, अदरवाइज वहाँ उसको कस्टम की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। फॉर्चुनेटली भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत में क्या है, ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है, और कस्टम को साबित करने के लिए सिर्फ आपको ये साबित करना है कि वो कस्टम इतने समय से चली आ रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ये कस्टम मेरे सामने शुरू हुई है। तो व्यक्ति की उम्र मैक्सिमम कितनी होती है, 100 125, किसी किसी की एक्सेप्शनली 125 साल तक मैक्सिमम हो जाती है, तो जनरली तो वही 70 80 90 होती है। तो अगर उसको 100 साल भी मान लें, तो कोई व्यक्ति जो 100 साल का भी है, अगर कस्टम उसके सामने शुरू हुई है तो उसको कस्टम की वैलिडिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहने वाला है कि हाँ ये तो मुझे पता नहीं है कि कब से स्टार्ट हुई है, तो फिर उसको कस्टम मान लिया जाएगा। और केवल ऐसा नहीं है, उसके अलावा और भी उसके अंदर शर्तें हैं। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार कस्टम स्टार्ट हुई फिर ख़त्म हो गई फिर स्टार्ट हुई, ठीक है। दूसरा है कि उसको काफ़ी सारे लोग मानते हों, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि ऐसा नहीं है कि मैंने खाली उस कस्टम को मान लिया तो वो कस्टम जो है लॉ के इक्विवेलेंट बन जाएगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टम, एक वैलिड कस्टम जिसको लॉ के इक्विवेलेंट रखा जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरा है कि नेक्स्ट है कि डायरेक्ट लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है सती सिस्टम, ठीक है, सती प्रथा। तो सती प्रथा कस्टम थी, और कस्टम जो है डायरेक्टली वो लॉ के अगेंस्ट है। आत्महत्या करना आईपीसी में अपराध है, खत्म होने वाला है या उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है, लेकिन उस समय था। और आत्महत्या के लिए उकसाना, वो 306 सेक्शन है आईपीसी का, 306। तो ऐसी स्थिति में सती होना जो है उसको लॉ के हिसाब से वो अपराध है, ठीक है। तो ऐसी प्रथाओं को, क्योंकि जब पहले ही कोई प्रथा जो है वो अपराध की कैटेगरी में आती है, तो ऐसी प्रथा को वो वाली वैलिडिटी है जो कस्टम को लॉ बनाने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। चाइल्ड मैरिज है एक एग्जाम्पल, ठीक है। चाइल्ड मैरिज भी कभी से भी कस्टम चली आ रही हो या कोई भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन अगर कोई चीज़ क्लियरली लॉ के अगेंस्ट है तो फिर वो कस्टम, मैं आज की बात मैं सारी ये आपको बता रहा हूँ, हाँ, तो वो कस्टम की कोई वैल्यू जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और यस, तो 3 बातें इन्होंने बताई कि जो वोल्जिस्ट है, फोल्जिस्ट, इसको प्रोनाउंस कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ लॉ इज वोल्जिस्ट, मतलब उन्होंने कहा लॉ जो है वो, लॉ इज फाउंड नॉट मेड, लॉ पाया जाता है, लॉ बनाया नहीं जाता। लॉ जो है, जो कानून है, वो लोगों की अंतर चेतना में होता है, ठीक है। लोक चेतना या अंतर चेतना, उसके अंदर कानून होता है। सेकंड, इन्होंने कहा लॉ डेवलप लाइक लैंग्वेज एंड हैज अ नेशनल कैरेक्टर। लॉ एक शरीर की तरह, एक भाषा की तरह डेवलप होता है और उसका एक राष्ट्रीय चरित्र
होता है। एवरी डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस, लेटर ऑन इट इज डेवलप्ड बाय जूरिस्ट। जो स्टार्टिंग में जो लॉ का डेवलप है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अचानक होता है और बाद में इसको जो जूरिस्ट हैं वो इसको डेवलप करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के सीसीएस यूनिवर्सिटी के या किसी भी, अभी तो मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लास उसी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं और होगा तो कोई दूसरा कुछ बन जाएगा। जो वोल्क्जिस्ट है वो तो वोल्क्जिस्ट ही रहेगा, जो सेवनी ने थ्योरी दी है वो तो वही रहेगी। नेक्स्ट जो इन्होंने कहा है कि सेवनी, अब यहाँ देखेंगे सेवनीज व्यू ऑन कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो एक और जो पॉइंट यहाँ पर छूट गया है या फिर हो सकता है कि मैंने आगे उसको कवर किया हो, वो ये है कि जो सेवनी है वो एडवोकेट्स को, जो लीगल सिस्टम है उसमें एडवोकेट्स की जो भूमिका है उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। उसका कारण है कि एडवोकेट को ये पता होता है, वकीलों को ये पता होता है कि किसी भी लॉ का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, देखिए अगर हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं एक जनरल बात करते हैं कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है, लेजिस्लेशन कोई कानून बनाता है, तो उसको पूरा एक प्रोसेस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और वहाँ पर उस पूरे प्रोसेस में ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कमी इस कानून में ना रह जाए। लेकिन बड़े बड़े जब जो बिजनेस हाउसेस हैं या जब आप बिजनेस की रणनीति बनाते हैं अपने रूम के अंदर, ठीक है, या सरकारी अधिकारी बनाते हैं कि इतना टैक्स हमें वसूल करना है या ऐसा करना है, ये हमारा टारगेट है, या आप अपना टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे इतने क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं। सभी अपना अपना इस तरह का टारगेट बनाते हैं। टारगेट बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर केसेस में लोग अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, कई बार तो वो खुद लापरवाह होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां आपका साथ नहीं देती हैं, ठीक है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो शॉर्ट करता हूं, कुल मिलाकर जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वो पूरी कोशिश की जाती है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका सही हो और उसके अंदर कोई कमी ना हो। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कुछ प्रैक्टिकल कमियां उसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक केस है, इंटरप्रिटेशन लॉ का है, इंटरप्रिटेशन का है, राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर पटना के नाम से एक केस है। उस केस में क्या होता है कि जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। आज भी शायद वेजिटेबल टैक्स फ्री है और उस पर जीएसटी वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वो व्यक्ति पान ला रहा होता है, पान के पत्ते, पान को खाते हैं, तो उसको सेल्स टैक्स ऑफिसर जो है वो पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि टैक्स दीजिए, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर देते हैं और वो उसको चैलेंज करता है। उसको चैलेंज करने का उसका ग्राउंड ये होता है कि जब आप वेजिटेबल्स शब्द की डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो वेजिटेबल का मतलब होता है, अब वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल किसी पौधे की जड़ भी हो सकती है, जैसे मतलब आलू है, तना भी हो सकता है जैसे साग वगैरह होता है, फल हो सकता है जैसे मटर है और टमाटर है, पत्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेजिटेबल कुछ भी, किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधे का या पेड़ का कोई हिस्सा हो सकता है। प्रश्न ये है कि अगर पान के पत्ते को देखा जाए डिक्शनरी के हिसाब से तो पान जो है वो वेजिटेबल शब्द की कैटेगरी में आता है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि जब वो कानून बनाया गया होगा तो क्या यह सोचा गया होगा कि पान के पत्ते को वेजिटेबल, मतलब पान का पत्ता एक्चुअल में तो वेजिटेबल नहीं होता,
अब यहाँ पर एक लीगल समस्या आ गई, क्योंकि जब कानून बनाया गया होगा तो पान का पत्ता उन्हें ध्यान नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। ये पान का पत्ता है तो वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल शब्द का अर्थ देखें तो वेजिटेबल है, लेकिन जिस सेंस में उसको वहाँ यूज करना चाहा है। अब पान के पत्ते को सब्जी बना के तो नहीं खाता। एक होती है जरूरत और एक होती है विलासिता। पान का पत्ता जरूरत नहीं है, शौक है। सब्जी जो है, वेजिटेबल जो है, वो जरूरत है। सब्जी वेजिटेबल मतलब यहाँ वो सेंस है जिसको हम खाते हैं, मतलब खाने की तरह खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, किसी और तरीके से खाते हैं, मतलब वो जरूरत है। और पान का पत्ता शौक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसीजन हुआ और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देखिए ये बात सही है कि वेजिटेबल का पान का पत्ता वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं था, ठीक है। तो ये पूरा सब कुछ बताने का मेरा मतलब ये है कि एडवोकेट्स को ये बातें पता होती हैं, ठीक है। एडवोकेट को ये पता होता है कि प्रैक्टिकली लॉ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एडवोकेट्स लॉ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, और क्योंकि वो आम लोगों की का जो कॉन्सेप्ट है, आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और खुद भी उसी का एक पार्ट है। इसीलिए उनके जो लीगल कॉन्सेप्ट हैं उनको लेजिस्लेशन को वैलिडिटी देनी चाहिए। मतलब कि जब लेजिस्लेशन कोई लॉ बनाए तो उसमें उनको एडवोकेट्स की सलाह लेनी चाहिए या उनकी सलाह को मानना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि लॉ इज कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। लॉ जो है कंटिन्यूअस और अनब्रेकेबल प्रोसेस है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है, अब एक मिनट पहले यहाँ इसको पूरा समझ लेते हैं, 5 पॉइंट जो नीचे हैं। इन ब्रीफ द मेन फीचर्स ऑफ सेवनीज थ्योरीज आर एज अंडर। लॉ हैज एन अनकॉन्शियस ऑर्गेनिक ग्रोथ, it is found and not artificially made. Number 1. Number 2, the basis of law is to be found is Volksist, which means people's consciousness or will, which consists of traditions, customs, habits, practice and belief of peoples, ठीक है। तो लॉ के जो बेसिस हैं, जो वॉल्क्जिस्ट के जो बेसिस हैं, वो क्या है? लोगों की धारणा, लोगों की अंतर चेतना और उनकी इच्छा, और ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट्स, आदतें, उनकी प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं, एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल, लोगों की मान्यताएं। इसके अलावा इन्होंने नंबर 3 पॉइंट जो है उसमें कहा है, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर बट लाइक लैंग्वेज, इट varies with the people, time and needs of community. इनका कहना है कि जो लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है, नेचर में यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि भाषा की तरह इट वेरीज विद द पीपल। आप इंडिया में कहते हैं कि 10 कोस पे, या कुछ इस तरह से बोलते हैं कि 10 कोस पे या 10 कोस पे पानी और भाषा जो है वो बदल जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हर जगह अप्लाई होता है, जो लोगों की जो भाषा है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति ईस्ट यूपी का रहने वाला है या वो मेरठ का रहने वाला है, मतलब अगर थोड़ा बहुत आप उनके बारे में जानते हैं, या वो मथुरा की तरफ का रहने वाला है, मथुरा अलीगढ़ की तरफ का, या पर्टिकुलरली साउथ इंडियंस का जो बोलने का तरीका है, या बिहार में जो बोलने का तरीका है, तो आप एक्सेंट से पता हम लगा सकते हैं कि मतलब नॉर्मली, है ना। कुछ लोग क्या है कि अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि हैं कहीं के, और बोलना जब रहने लगते हैं तब सीख जाते हैं। लेकिन तो यहाँ यही बताया गया है कि लॉ जो लैंग्वेज है, जिस तरह से लैंग्वेज जो है इट वेरीज विद द पीपल, टाइम, नीड्स एंड नीड्स ऑफ कम्युनिटी, थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें हो सकते हैं। इसी तरह से लॉ है, लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, सिंस लॉ शुड ऑलवेज conform to popular conciseness, like Volksist, custom, not only
precedes legislation but is superior to it. Number 5 है, with the growing complexity of law, the popular consciousness is represented by lawyers who are nothing but the mouthpiece of the popular consciousness. लोगों की जो अंतर चेतना है वो किसके थ्रू आपको पता चलती है? एडवोकेट्स के पास आपको पता चलती है। जब आप एडवोकेट के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है और मेरे ऊपर उसने एक फर्जी मुकदमा कर दिया है, तो वो तुरंत क्या कहेंगे कि देखिए ये तो यहाँ पर बहुत कॉमन है। और मतलब उनको पता होता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, उनको पता होता है कि किस तरह से जो फ्रॉड मतलब फर्जी जो मामले हैं वो लोगों पे लगाए जाते हैं। उनको सब पता होता है कि कहाँ कहाँ कौन सा मामला फर्जी है, कौन सा मामला असली लग रहा है, वो उनको आराम से पता चल जाता है और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तभी तो कई बार आप देखते हैं इस तरह की बातें, कोर्ट भी खुद बोलता है कि जो 498A है वो लोगों को उत्पीड़न करने का एक हथियार बन गया है। 354 है, इसी तरह के और कई सारे एक्ट्स हैं, है ना, एट्रोसिटीज एक्ट है, SC/ST एक्ट, जहाँ पर सिर्फ बदला लेने के लिए या अच्छा इसको सबक सिखाते हैं तो साजिश करके लोगों को फंसाया जाता है। मैं ये बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में उनका कोई यूज़ नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि उनको मिसयूज ज़्यादा किया जाता है। एक्चुअल यूज़ से ज़्यादा इन सारे कानूनों को मिसयूज किया जाता है और एडवोकेट्स को ये पता होता है क्योंकि उनके सामने रोज इस तरह के मामले आते हैं। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट lawyers and jurists are more important than legislation in process of development of a legal system. तो इन्होंने लॉयर्स को और जूरिस्ट को, विधिवेत्ताओं को, लॉयर्स का काम तो प्रैक्टिकली होता है और जूरिस्ट उसके बारे में, लॉ के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। इनका कहना है कि किसी भी लेजिस्लेशन में इनका कहना है कि जो किसी भी जगह का जो लीगल सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में लॉयर और जूरिस्ट जो होते हैं उनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इन कंपैरिजन विद लेजिस्लेटर्स। विधायक जो होते हैं, विधायक मतलब जो सांसद हो गए या विधायक जो हो गए, इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज लॉयर्स और जूरिस्ट को होती है, लेजिस्लेटर्स को नहीं होती। लेजिस्लेटर्स को उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हो ये आवश्यक नहीं है, हालांकि वो लोग भी जनता के बीच में से ही जाते हैं। और जो लोग जमीनी नेता हैं, मैं अगर अपने यहाँ सोच के मैं ये बताऊँ बातें इंडिया के बारे में, तो जो लोग जमीनी नेता हैं वो जानते हैं लोगों की समस्याएं क्या हैं, लेकिन तब भी जितना लॉयर जान सकते हैं कि लॉ के अंदर क्या कमी है, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, उतना लेजिस्लेटर्स तब भी नहीं जान सकते। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लॉयर्स के पास कुछ विशेष चीज़ है, सिर्फ अंतर इतना है कि जिस चीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं रोज, तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको पता चल जाती हैं। अब जो सेवनी की जो थ्योरी है उसको कुछ ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया गया है। पहला है कि पहले मैं एक बार इसको सारे पॉइंट बता देता हूं और फिर उसके बाद इसको मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकंसिस्टेंसी इन द थ्योरी, वॉल्गिस्ट नॉट द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ, custom not always based on popular consciousness, Savni ignore other factors that influence law, और many things unexplained, और एक है लास्ट है juristic pessimism। ठीक है, तो इसको देखिए जितनी भी डेफिनेशन है उनको सबको किसी ना, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं है, तो सबको किसी ना किसी ग्राउंड पर रोनित चौरसिया जी पूछ रहे हैं, हेलो सर, डेली क्लासेस कितने बजे से चलती हैं? देखिए ओके, अच्छा आगे से एक मिनट पहले मैं रोनित जी का जवाब दे देता हूँ। देखिए आज ये ट्रायल किया गया है,
अभी मैं सबके व्यूज़ जानूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि इसको आगे मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, ठीक है, वो मैं देखूंगा। दूसरा, हाँ, ये मैं ध्यान रखूंगा आगे से कि जहाँ पर ये मेरा फेस, जहाँ मतलब वीडियो जहाँ पर आ रही है, तो वहाँ पीछे की तरफ कुछ चीज़ें जो है वो जो रिटन, उसको मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि यहाँ पर मैं कुछ ना लिखूं, ठीक है। इसको मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये स्लाइड जो है ना, जहाँ पर ये पीछे आने की वजह से थोड़ा ये कट गया है, इसको मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये ट्रायल क्लास है आज, और अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो फिर उसको देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए, जैसे डॉक्टर एलन कहते हैं कि जो रोमन लॉ है, इन्होंने एक बात बोली है कि लॉ जो है उसका नेशनल कैरेक्टर होता है, और वो किसी मतलब वहाँ के लोगों की अभिव्यक्ति होती है, उनकी अंतर चेतना होती है, ठीक है, और उसको इन्होंने नेशनैलिटी के साथ जोड़ा है। लेकिन अगर डॉक्टर एलन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर हम अपनी बात भी करें, इंडिया की बात करें, तो आज भी इंडिया में जो आईपीसी है, आज भी जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम पढ़ते हैं, आज भी जो हम टॉर्ट पढ़ते हैं, या मोस्टली जितना भी कानून पढ़ते हैं, प्रश्न ये है कि क्या वो भारत के लोगों की अंतर चेतना है? भारत के लोगों की अंतर चेतना नहीं है। भारत के लोगों की अंतर चेतना हिंदू लॉ था पहले, फिर मुस्लिम लॉ बना, ठीक है, और बाद में जिस समय अंग्रेज आए उस समय हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ मिक्स था, कुछ है ना, पर्सनल लॉज में दोनों मिक्स थे, और बाकी क्रिमिनल मामलों में मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता था। उसके बाद इन्होंने देखा वो ठीक है, उसके अंदर कमियां थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा डिस्कशन ये है कि जो, जैसा कि सेवनी ने कहा है कि जो अंतर चेतना है, वोल्कजिस्ट या पॉपुलर कंसाइंसनेस, तो प्रश्न ये है कि जो इंडिया का जो लॉ है, क्या वो भारत के लोगों का पॉपुलर कंसाइंसनेस है? अब जो लॉ बन रहे हैं, आज के समय जो लॉ बन रहे हैं, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जो लॉ बने, उनको तो हम मानेंगे कि ये पॉपुलर कंसाइंसनेस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो लॉ थे, क्या वो इस कैटेगरी में आते थे? और प्रश्न ये है कि कैटेगरी में ना आने के बाद भी क्या हमें कुछ आज हम इतने साल हो गए उन लॉ को हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुए कि आज अगर कहीं धोखाधड़ी होती है तो सीधा हम बोलते हैं 420 420 जो सेक्शन है आईपीसी का, वो इतना ज्यादा पता हो गया, मतलब लोग उसको आम भाषा में हम यूज करने लगे कि 420 है तो 420 है ना। मतलब कि वो पूरी तरह से हमारे अंदर वही लॉ जो है, और इवन इंडिया नहीं, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, तब तो एक था पूरा भारत, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, और अभी तक कश्मीर में जो चल रहा था आरपीसी, रणवीर पेनल कोड, सब एक ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान ने अपनी तरह से उसको मॉडिफाई किया, जहां जहां चेंज करने थे वहां उसको चेंज किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने के बाद जहां जहां उनको अपने जैसे अपनी सोसाइटी में उनको लॉ को चेंज करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने किया। इंडिया को जैसी जरूरत थी इंडिया ने किया, ठीक है। तो देख सकते हैं 304 बी पाकिस्तान के कानून में तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब ये तो बात है जो इन्होंने बोली है, वो तो इनके फेवर में, अब जो मैं बता रहा हूं ये इनके फेवर में है, ठीक है। लेकिन तो मैं पहले अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूं कि बहुत सारे कानून हैं। अब जैसे जो 2013 में आईपीसी में क्रिमिनल लॉ में महिलाओं संबंधित जो अपराध हैं 354, 376, रेप और जो छेड़छाड़ वाले अपराध हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए, ठीक है। एसिड अटैक के लिए कुछ अमेंडमेंट किए, एसिड अटैक का भी उसमें चेंजेस किए गए, और भी कई सारी चीजें की गई हैं। तो वो है कि जहां जैसी जरूरत है, ठीक है। ये जो पॉइंट है जो बाद में मैं बता रहा हूं, ये तो इस कैटेगरी में आते हैं वोल्कजिस्ट की। लेकिन टोटल मिलाकर क्या
किसी कानून को, जैसे डॉक्टर एलन कहते हैं कि रोमन लॉ पूरे यूरोप में सफल हो गया। अगर लॉ केवल वोल्क्जिस्ट ही होता, लोगों की अंतर चेतना ही होता, तो जो यूरोपियन लॉ है, जो रोमन लॉ है, वो पूरे यूरोप में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कस्टम नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन पॉपुलर। हाँ, वोल्क्जिस्ट नॉट द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ। केवल वोल्क्जिस्ट जो है वो एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि स्टेट जो आज लॉ बना देगा। अब देखिए किसान आंदोलन का देख लीजिए, इसमें अपने अपने सबके व्यूज हो सकते हैं उस पर, और एक बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं सरकार ने जो कानून बनाए हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या कानून के लिए लोक चेतना का होना आवश्यक है? ठीक है, जैसे अभी भी देश के बहुत बड़े हिस्से में लव मैरिज पर जो सरकार प्रोटेक्शन देती है, जो आर्टिकल 21 में जो आता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। लोग तो चाहते हैं, गांव में लोग चाहते हैं लव मैरिज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कानून कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि अगर आप सारी शर्तें पूरी करते हैं, बालिग हैं, और जितनी शर्तें होती हैं वो आप पूरी करते हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। तो क्या ये वोल्क्जिस्ट है? नहीं, वोल्क्जिस्ट नहीं है। कोई इनकम टैक्स देना चाहता है क्या? आप बताइए कि क्या कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देना चाहता है? नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद भी लॉ है इनकम टैक्स देने के लिए और आपको देना पड़ता है। तो क्या ये वोल्क्जिस्ट है? क्या ये लोगों के अंतर चेतना से बना है कानून? नहीं बना। नेक्स्ट है कस्टम नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसाइंसनेस। हमेशा कुछ कस्टम ऐसी होती हैं जो सभी लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी कस्टम को सब लोग पसंद करें, और समय के हिसाब से कस्टम जो है, समय या जगह के हिसाब से कस्टम भी चेंज हो सकती है। तो कस्टम हमेशा लोगों के पॉपुलर कंसाइंसनेस को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसके अलावा सेवनी इग्नोर्ड अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉ। बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई हैं, और इसके अलावा ये कहा गया है कि एक्चुअल में ये जो वोल्क्जिस्ट जो है, फोल्क्जिस्ट कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं इसको, ये जो है वो केवल एक कल्पना मात्र है, केवल इसको कल्पना मात्र है। और बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो वोल्क्जिस्ट नहीं होते, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। अगर आपको गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाया जाता है, अब जैसे सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, क्या वो वोल्क्जिस्ट आएगा आपको? मतलब, या कई प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून है, क्या वो वोल्क्जिस्ट की कैटेगरी में आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसके अलावा एक और चीजें हैं। सेवरी ने एक जो इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है कि जो इनके जो डेफिनेशन है उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, वो क्या है? सेवनी ने एक तरफ तो कहा है कि जो लॉ है वो जन समुदाय की भावना को, मतलब एक्सप्रेशन माना है इसको, या पॉपुलर कंसाइंसनेस माना है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद अपने देश में, जर्मनी में, रोमन लॉ का समर्थन किया है। तो मतलब ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि लॉ का नेशनल कैरेक्टर होता है, और दूसरी तरफ अपने ही देश में यूरोप के लॉ को लागू करने के लिए एग्री। ठीक है, तो इन्होंने, देखिए थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने कई बार बुक्स के नाम भी आ जाते हैं। एक है इनका हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एजेस, एक बुक है इनकी। लॉ ऑफ पोजेशन के नाम से भी एक बुक है, और सिस्टम ऑफ मॉडर्न लॉ के नाम से भी इनकी एक बुक है। सबसे जो मेन है इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फोल्क्जिस्ट भी इसको बोलते हैं,
ठीक है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इन्होंने लॉ के कोडिफिकेशन का, ठीक है, मेन बात जो है वो क्या है कि लॉ के कोडिफिकेशन का, इनके देश के अंदर, जर्मनी के अंदर लॉ को कोडिफाइड किया जा रहा था और उसका इन्होंने विरोध किया, उसका इन्होंने काफ़ी विरोध किया। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। LLB 4th सेमेस्टर, एक्चुअली मुझे सिर्फ जानकारी ज़्यादा जो है वो CCS यूनिवर्सिटी के बारे में ही है। पता नहीं आप कौन से सेमेस्टर के बारे में, किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ सब्जेक्ट का नाम भी आप लिखिए उसमें, तब मैं आपको बता पाऊंगा। क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है, और अनअकैडमी पर भी क्लासेस हो रही हैं, यूट्यूब क्लासेस वहाँ पर लाइव हो रही हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लास चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की। दूसरा दूसरा क्लास चल रही है यूट्यूब लाइव पर अनअकैडमी की, 5:30 बजे होगी आज भी। वो है आपकी उसमें सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉट। और तीसरी जो क्लास होगी स्टार्ट, वो होगी 15 मार्च से, जो होगी जूरिस्प्रूडेंस की। और उसके बाद एक क्लास होगी 23 मार्च से स्टार्ट, और वो होगी आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आता है। अगर मतलब यहाँ की हम बात करें CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आता है, जो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर, तो मेन जो था, ये कोडिफिकेशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब इनकी जो ये डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि कर क्या रहे थे एक्चुअल में ये। दूसरा मैं एक और बता देता हूँ, अभी जो हमारी अभी ये क्लास होगी, ये वाली जो जूम पर जो अभी होने वाली है 10 बजे से, उसमें भी मैं एक तो ये उसमें मैं 2 प्रश्न मैं कंप्लीट करूँगा। एक तो यही वोल्क्जिस्ट को मैं रिपीट करूँगा, और दूसरा हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर ही सर हेनरी मेन को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जो मैं लिंक आपको दे दूंगा ग्रुप में, तो आप जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। खैर, तो क्या था कि कोडिफिकेशन हो रहा था जर्मनी में, जो लॉ थे उनका कोडिफिकेशन हो रहा था। एक मिनट, इतना ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, समझ लीजिएगा आप। बड़ी खराब राइटिंग आ रही है। अच्छा बताइए, कोडिफिकेशन समझते हैं आप, क्या होता है कोडिफिकेशन? क्या क्या समझते हैं आप कोडिफिकेशन से? बताइए, कमेंट में बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिफिकेशन? अनअकैडमी पर एक यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी जुडिशरी के नाम से, ठीक है। और दूसरा unacademy.com पर जाकर आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, तो मेरे और बाकी और टीचर्स भी हैं, उनके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अनअकैडमी जुडिशरी एक सेगमेंट उन्होंने बनाया है उसके अंदर, ठीक है। तो बताइए कोडिफिकेशन क्या होता है? अगर कोई जानता है इसके बारे में तो कोशिश करिए बताने की। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। थोड़ा आपके पास 2-3 सेकंड लगते हैं पहुंचने में, मेरी बात को 3-4 सेकंड लग जाते हैं। तो अगर किसी को पता है कोडिफिकेशन क्या होता है, देखिए, आप जब देखते होंगे कभी, तो एक तो होता है एक होता है एक्ट, और एक होता है कोड। आईपीसी क्या है? आईपीसी जब आप पढ़ते हैं तो आईपीसी में क्या लिखा हुआ है? आईपीसी का क्या नाम है? आईपीसी, ठीक है। आईपी और सी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है एक्ट। हालांकि कोडिफिकेशन शब्द के अंदर तो दोनों ये चीज कवर होती है, कोड भी और एक्ट भी, ध्यान रखिएगा।
कोडिफिकेशन का मतलब है, हिंदी में कोडिफिकेशन को बोलते हैं संहिताकरण, कलेक्शन ऑफ एक्ट्स इन वन गो। यस जी अभय जी, सही आपने बताया है। क्या होता है, जैसे कि अभी आप देखिए कि बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं उनको इकट्ठा करके और कोड बनाए जा रहे हैं, है ना, लेबर कोड, इस तरह से अलग अलग एक टॉपिक को रखकर कोडिफिकेशन लेबर लॉज का ऑलरेडी है, लेकिन उसको दोबारा किया जा रहा है। हालांकि जो अगर सही शब्दों में देखें तो कोडिफिकेशन क्या है, कोडिफिकेशन है जैसे हिंदू लॉ का हुआ था, कस्टम को, मतलब जो कोड में, चाहे वो आईपीसी हो चाहे वो एक्ट, अभी इसको रहने देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी ये अंतर मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं सिर्फ कोडिफिकेशन की, सिर्फ और सिर्फ कोडिफिकेशन को डिस्कस हम करेंगे यहाँ पर। कोडिफिकेशन क्या होता है, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कस्टम लॉ का सोर्स है, और स्टेट ने जब लॉ बनाना स्टार्ट किया, स्टेट ने बनाया ना लॉ, तो उससे पहले ऐसा तो नहीं है, उससे पहले लॉ नहीं थे। हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिकल हम स्कूल पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल स्कूल यही कहता है कि लॉ इज एंशिएंट देन स्टेट। लॉ तो तब भी था जब स्टेट नहीं था, ठीक है। और हेनरी मैन ने खुद कहा है, हेनरी मैन ने हिंदू लॉ का अध्ययन किया, रोमन लॉ का अध्ययन किया, तो ये बहुत बड़े विद्वान थे, हेनरी मैन को आगे डिस्कस करेंगे। तो बात आई है कोडिफिकेशन की, ठीक है। कोडिफिकेशन का मतलब ये है कि एक, जैसे मान लीजिए मुस्लिम लॉ है, ठीक है। अभी जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो वहां पर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं, आपको पढ़ना है फिर निकाह क्या होता है, आपको पढ़ना है तलाक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि अच्छा ये तलाक किस सेक्शन में है मुस्लिम लॉ के, तो आपके पास कोई इसका आंसर नहीं होगा। और यही प्रश्न अगर मैं आपसे हिंदू लॉ के बारे में करूं तो आपके पास आंसर होगा इसका। आप कहेंगे जी 13 में है। मैं आपसे बोलूं म्यूचुअल डिवोर्स कहां पर है हिंदू लॉ में, 13B सेक्शन है उसके लिए। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स कहां पर है हिंदू लॉ में, तो वो सेक्शन 9 में है। शादी की जो शादी कंप्लीट कैसे होती है या शर्तें क्या है, सेक्शन 7 में है। तो आप बता देंगे क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो कोडिफाई हो गया 1955 से पहले। हिंदू लॉ भी कोडिफाइड नहीं था, कस्टम थी सिर्फ एक, ठीक है। केवल प्रथाएं थी कि जी ऐसे शादी होती है, फेरे हो गए तो शादी हो गई, ठीक है। और तलाक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तलाक का हिंदू लॉ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और बाकी सारी जो भी कुछ था वो कस्टम के आधार पर कि उसने उसको बताया, उसने उसको बताया। ओरिजिनल सोर्सेज तो सब कुछ चेंज हो गया लॉ का, हिंदू लॉ का, वो सभी के साथ होता है, समय के साथ साथ चीजों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये तो इन्होंने भी कहा है कि जैसी लोगों की भावना होती है वैसे कानून वहां के बनते हैं, ठीक है। जैसे लोग होते हैं वैसे कानून बनते हैं। आप कई बार आप देखते हैं बहुत सख्त कानून बनते हैं। अब जैसे ये आई कोविड-19 आया तो मास्क लगाने के लिए जैसी जरूरत होगी वैसा कानून बनेगा, या जैसे लोग होंगे, ये तो चलो एक जरूरत की बात थी। अदरवाइज जैसे जहां पर लोग होंगे, जैसी जरूरतें होंगी, जैसे वो वाला था 2013 वाला दिल्ली रेप केस, तो उसके बाद लगा ये कानून सख्त होने चाहिए, तो कानून सख्त किए गए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कोडिफिकेशन की। तो कोडिफिकेशन में क्या होता है कि जो कस्टम्स हैं, जो अनअरेंज, मतलब अरेंज, उसमें लॉ अरेंज नहीं होता। यहाँ पर जब कोडिफिकेशन हो जाता है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन 1 ये है, इस एक्ट का, जब भी कोई एक्ट आप देखेंगे उठाकर तो उसमें लिखा होगा इस एक्ट का नाम ये है, इस ईयर का इस नंबर का एक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसकी ये है, ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये पूरे भारत पर लागू होगा। पहले लिखा है ना, पहले लिखा होता था जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, लेकिन अब जितने भी लॉ हैं जहाँ लिखा था जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, अब सारे लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं, ठीक है। इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे किसी ऐसे ही जनरल नॉलेज की क्लास में।
तो सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में कहीं पर उसकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज दी हुई होती है। इस एक्ट के, इस कोड के अंदर जो जो ये शब्द यूज किए गए हैं उसका मीनिंग इस एक्ट के पर्पज के लिए ये होगा, वो मीनिंग वहां पर उसमें दिए होते हैं। और अगर कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? कोई मीनिंग नहीं दिया तो फिर एक एक्ट आता है, याद कर लीजिए, जनरल क्लॉजेज एक्ट। जब कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट उठाकर देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, और वहां पर जो मीनिंग होता है वो मान्य होता है, या किसी दूसरे एक्ट में दिया हो, ठीक है, या कई कई जगह एक्ट में लिख देते हैं कि इस शब्द का मीनिंग वही होगा जो एक्स एक्ट में है। लोक सेवक का, पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग वही होगा जो आईपीसी के सेक्शन 21 में, इस तरह से लिख दिया जाता है उसके अंदर। तो कोडिफिकेशन में क्या होता है कि हिंदू लॉ में भी सब ऐसा ही था, तो फिर उसको सेक्शन वाइज कर दिया। सेक्शन 1 में ये होगा, इसका मतलब ये है, ये डेफिनेशन, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया, शादी ऐसे होगी। और उसमें भी ये कर दिया कि वैसे तो ठीक है 7 फेरे होंगे, लेकिन अगर आप साबित कर देते हैं कि आपके यहाँ कोई कुछ दूसरी कस्टम है, खाली माला डाल के शादी हो जाती है, तो आपके लिए वो वैलिड होगी। क्योंकि मैंने आपको कहा पर्सनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉ, और इंटरनेशनल लॉ में जो कस्टम है वो सुपीरियर होती है कई बार लॉ से, जो लेजिस्लेशन का लॉ है। तो कोडिफिकेशन का आप मतलब समझ गए। तो जर्मनी में वहां पर इनके देश के अंदर लॉ जो है उसको कोडिफाई किया जा रहा था, और उसका ये विरोध कर रहे थे, ठीक है। इनका कहना था कि कस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली लॉ के। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी इनकी इस पूरे उसमें, वो ये थी कि इनकंसिस्टेंसी इन द थ्योरी, जहाँ एक तरफ आप, और इनके विचारों में भी मतलब खुद कंफ्यूज थे कुछ मामलों को लेकर, कि जहां आप एक तरफ पूरा विरोध कर रहे हैं। वॉल्क्जिस्ट जो थ्योरी है ये आई कहां से? ये इसलिए आई कि जो सेवनी है वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ पर कोडिफिकेशन लागू हो, लेकिन खुद जो ये था आपका यूरोपियन, कौन सा लॉ था ये, रोमन लॉ जो था, इसको वो अपने यहाँ लागू करने के लिए एग्री थे। तो खुद उनकी बातों में कंट्राडिक्शन था। अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सेवनीज थ्योरी ऑफ वॉल्क्जिस्ट इंटरप्रेटेड जूरिस्प्रूडेंस इन टर्म्स ऑफ पीपल्स विल, thus it paved way to the modern sociological approach to law, laying greater emphasis on relation of law and society. Savigny's theory came as a reaction and revolt against 18th century natural law theory and analytical positivism. The only defect in this theory was he carried the doctrine of popular will too far. तो सबसे पहले देखिए, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं तो जो पढ़ने का वैसे तरीका जो है वो क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉ, उसके बाद मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो नेचुरल लॉ से होती है, उसके बाद एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है जिसमें मेन है आपके ऑस्टिन और केल्सन, और उसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है। कमी जो बताई गई है वो ये है कि पॉपुलर विल को, लोगों की जो इच्छा है उसको ये बहुत आगे ले गए, या उसको इन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर जोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज ये एक ट्रायल था बस, जो हमारी क्लास जूम पर होती थी, आज मैंने उसको ये लाइव किया था बस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या करना है, कंटिन्यू करेंगे जूम पर या यहाँ पर, जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा, ठीक है। तो अपने जो भी राय है आपकी, आपको कुछ कमी लगी, आपके कोई सजेशन है, तो वो अपने आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं, और जो भी सजेशन होंगे मैं सभी सजेशन पर विचार करूंगा, और इम्प्रूवमेंट करने का या जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश में करूंगा। तो बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।